जी जनाब, तो मैं हूँ आपकी राइटर मरवा मिर्ज़ा, लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर मैन की 51 एपिसोड। तो कल के एपिसोड पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो आज भी उसी तरह की उसी कैटेगरी की एपिसोड है, बहुत ज़्यादा हॉट, रोमांटिक और बहुत ही प्यारी। तो सब काम छोड़ दीजिए, पहले हम चलते हैं 51 एपिसोड की तरफ, बाकी बातें बाद में। तो लेट्स स्टार्ट। देखो जो कुछ आहिल को कहा मैंने, इसमें मसलहती तुम क्यों हम मुझसे खफा बैठे हो। डिनर टेबल पर चारों बराजमान थे, जबकि हातिम मम्मी और मायमा से बातें कर रहा था, लेकिन हाशिम मुकदाम को सिरे से इग्नोर किया, जिस सबब वो खाने के बीच हाथ रोककर बिलबिला उठे। मसलहत थी, अब सुन रही हैं परी, आपके हाशिम साहब एक बार फिर मसलहत का प्रचार करने लगे हैं। वो सख्त तरीन तल्ख हुआ, जबकि उसका लहजा ही ऐसा सर था कि हाशिम का मुंह बना। उल्टा परी ने भी हातिब को आंखें निकाली। अलबत्ता मायमा बस चुपचाप सबको देख और सुन रही थी। वो लड़की मशकूक थी। हाशिम एक बार फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराकर समझाने लगे, पर हातिब ने उनकी तरफ देखकर मजीद बोलने से रोक दिया। अब वही लड़की मुकदाम खानदान की छोटी बहू बनेगी, और कल ही, इसलिए आप अपने दिमाग को तैयार कर लें बाबा। हातिम ने सपर बम छोड़ा। व्हाट? तुम अपनी ये खुद सरी मुझ तक रखो, समझे? आहिल के लिए फैसले लेने वाले तुम होते कौन हो? उसका बाप जिंदा है अभी, समझे? हाशिम उठकर गरा उठे, जबकि परीसा और अमायमा इन दो की तल्ख कलामी पर सुरदा दिखाई दी। बड़ा भाई भी बाप की जगह होता है। जब आपने अपने बेटे के दिल की हालत नहीं समझी, तो कैसे बाबा हैं आप? अगर उसे सजा ना मिली तो समझे वो सारी उम्र के लिए अधूरा रह जाएगा। जब जिंदगी में लुत्फ और मोहब्बत ही खत्म हो जाए तो आदमी मशीन बन जाता है। मैं नहीं चाहता वो बच्चा अभी से दिलो दिमाग तक खाली हो जाए। और फिक्र मत करें, शिजाब के इस महल में नहीं आएगी। वो आहिल की जिम्मेदारी है, और आहिल बेहतर जानता है अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। हतमी अंदाज में हातिब ने कल के बड़े फैसले के लिए बाबा और मम्मी को मेंटली तैयार किया, और वहां से मजीद कोई बेजार करती तकरीर सुने चला गया। अमायमा ने जब परी और हाशिम अंकल को सख्त परेशान देखा, तो खुद भी उठी और डरे डरे अंदाज में हातिब के पीछे ही चली गई। परी ने उठकर हाशिम को थामना चाहा, मगर वो हाथ के इशारे से परी को खुद से दूर ही रोक गए। हाशिम प्लीज काम डाउन, आपका बीबी बढ़ जाएगा। ठीक कह रहा है हातिब, आहिल की शोहियां, उसकी शरारतें ही खो गईं तो हम इसे भी खो बैठेंगे। परी ने हाशिम के गुस्से के बावजूद उनका चेहरा हाथों में लेकर समझाने की कोशिश की, क्योंकि जानती थी वो परी के लिए बहुत नर्म है। तो क्या इसके लिए एक नाजायज खून को खानदान में घुसा लें? एक बात याद रखना पड़ी, मैं इस शिजा को ना तो इस घर में घुसने की इजाजत दूंगा, ना हमारे खानदान में। अपनी इस नन्ही छोटी जान को मेरा पैगाम दे देना कि अगर उसने शिजा से शादी की तो खुद भी इस मुकदाम खानदान से खारिज समझे खुद को। संगला अल्फाज में अताब भरे हाशिम ने अपना फैसला सुनाया, और गरजते बरसते वहां से वॉकआउट कर गए। परी वहीं कुर्सी पर अपना सर थामे लड़की, क्योंकि वो हाशिम की जिद के आगे कभी जीत नहीं पाई थी, और अब उनका दिल फिर हादसों की जद में कांप उठा था। हातिब अपने स्टे एरिया में वापस आया और बाहर ही लाउंज एरिया की जानिब काउच पर बैठा, और सामने मेज पर पड़ी फाइल उठाई ही कि डोर ओपन करे। अमायमा भी अंदर एंटर हुई। आओ, एडमिशन फॉर्म फिल करो। वो सर्द और गुस्सील हुआ, क्योंकि मूड खराब था। अमायमा छोटे छोटे कदम उठाती 2 कदमों के फासले पर रुक गई, और हातिब के खूबसूरत चेहरे पर बैठे गुस्से की शिद्दत का जायजा लेने लगी। वो ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही घुटनों से काफी हद तक फटी जीन्स पहने टांगे फैलाकर बैठा था। सर के बाल बेतरतीब थे, लब बिंचे थे, तो उसके खूबसूरत माथे पर पड़ी लकीरें अमायमा को इतनी शदीद प्यारी लगी कि दिल चाहा आगे बढ़कर उसके चेहरे के एक एक दर्द छलकाते नक्श को चूम ले। गुस्सा ना हो, धीरे से अपने दोनों हाथ हातिब के कांधे पर रखकर इस पर झुकी, जिस सबब हातिब पीछे काउच बैक से जा लगा। यहाँ मायमा के मुलायम होठों ने इन सिलवटों वाले सभी माथे को चूमा, वहीं हातिब ने उसको कमर में बाजू हायल करे खुद पर गिरा लिया। गुस्सा और मूड की खराबी इन होठों की नरमी में दब गई। वो खुद भी ये करके काम गई, क्योंकि हातिब के करीब खुद उसका जाना उसकी रजा और मर्जी की एक मजबूत कड़ी थी। नहीं हूँ, बस अपसेट हूँ, किस मी अगेन। उसके जुमले का जवाब दिए हातिब ने इस बार अपनी गाल सामने की। अमायमा ने मुस्कुराकर अपने लब रखते संभलने को उसकी गर्दन में हाथ लपेटे। हातिब ने उसके होंठों की नरमी महसूस करते आसूदगी से लम्हा भर आंखें मौंधी। अपसेट बिना हो, आप मुस्कुराते अच्छे लगते हैं। बिना हातिब की कहे इसने उसकी दूसरी गाल चूमी। गोया इस तितली जैसे बिन मांगे लम्स पर हातिब के अंदर होती हलचल को करार बख्शा। हातिब की गिरफ्त मजबूत हुई तो लगा उसके अंदर अमायमा नामी तशनगी सुलग उठी हो।
वो इसे जिन बेताब निगाहों से देख रहा था, अमायमा को अपना सब कुछ हातिब के लिए माइल होता महसूस हुआ। ध्यान, निगाहें, दिल, दिमाग और पूरा जिस्म जो इस वक्त था भी हातिब की दस्तरस के शाफी हिसार में। तुम जब से मिली हो तभी से मुस्कुरा रहा हूँ, वरना ये जज्बा मेरी लाइफ से आउट हो चुका था। हातिब को उसके लबो रुखसार ने खींचा कि वो बहकते बहकते बस चंद पल के छूने का तकल्लुफ बरत कर दूर हो गया। पर दोनों के दिल की धड़कन एक तो बहुत तेज हो गई, दूसरा एक दूसरे के वजूद में उतरकर एक दूसरे का राज भी फाश कर गई। ये मेरे लिए खुशकिस्मती है हातिब, मेरी ये जिंदगी मुझे आपके लिए मिली है, वरना मैं तो मोहब्बत के जायकों से महरूम ही मर जाती। इस एहसास से कोसों दूर रहती कि जब हस्बैंड प्यार करे तो कितनी राहत मिलती है। हस्बैंड भी आप जैसा, मेरे फेवरेट हैं आप, उदास ना हुआ करें। वो अपनी तरफ से हातिब का दिल बहाल कर रही थी, पर बाखुदा हातिब उसे देखकर अपने दूर रहने के असूलों पर इस वक्त फातिहा पढ़ रहा था। अमायमा, यू आर आल्सो माई फेवरेट। मैं कल कराची जा रहा हूँ, 1-2 दिन लग जाएंगे, तुम मुझे मिस करोगी? उसके खुले बालों में हाथ फंसाते हातिब ने उसकी गर्दन ऊपर करते ऊपरी रगों पर जान इसारी से झुकते वहां की दिलकशी लबों से महसूस करते बढ़ा दी। फिर रूबरू हुआ। वो मानो हातिब के लम्स ने छावर करने पर आज मदहोश सी हो गई थी। यस, मैं मिस करूंगी। अमामा जरा पीछे हटी। ये पहला एतराफ था जो उसने हिचकिचाए बिना किया। हातिब की सुनहरी आंखों में सरूर उतरने लगा। वो अपने आप पर पहली बार कंट्रोल खो रहा था। क्यों करोगी? बात खत्म होने के बावजूद हातिब के बेताब सवाल पर अमायमा ने आंखें उठाकर फिर से हातिब पर डाली। क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हया की लाली आंखों में लिए अमायमा ने जवाब देते ही पलकें झुकाईं। इसके बाद कुछ करते भी हैं। फीके इजहार में थोड़ी मिठास के लिए हातिब ने उसके होंठ पर निगाह दौड़ाते अपने जुमले का महफूब आंखें चार किए समझाया। एडमिशन फॉर्म फिल चलें करें। वो जल्दी से हातिब को संभलने का मौका दिए बिना गिरफ्त से निकलकर उठी और मेज पर पड़ी फाइल के पास ही नीचे जा बैठी। हातिब ने गहरा सांस लेते हुए टेक छोड़ी और साइड मेज पर रखा पेन उठाकर अमायमा की तरफ बढ़ाया। अमायमा ने इन जादुई आंखों की बरकी कशिश से घबराकर जल्दी से पेन लिया और फॉर्म फिल करने लगी। इसमें अमायमा की डॉक्यूमेंट डिटेल भी थी जो वो फिल कर रही थी। 15 मिनट में काम मुकम्मल किए वो जमाई लेती वो पेपर एक बार दिखाने के लिए हातिब की तरफ बढ़ा गई। दोनों बहनें जितनी मासूम हैं उतनी चालाक हैं। एडमिशन फॉर्म लेकर सरसरी सी निगाह दौड़ाते दिल ही दिल में ध्यान सारा मायमा पर डालते सोचा, जो उठकर सर पर खड़ी थी और हातिब चाहता था इसे दबोच ले। अब मैं सो जाऊं, क्या इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं? हातिब नहायत फिक्र से जाते जाते पूछा। नो, एक लफ्जी सर्द जवाब दिए वो उठकर पलटा ही कि वो जल्दी से सामने आई। दोनों की नजरें मिली। इर्द गिर्द एक हिद्दत जाग उठी, जबकि हातिब ने एडमिशन फॉर्म वही मेज पर फेंकते अमायमा की कमर में हाथ बांधे अपने सीने से लगाया। वो अचानक इस इफ्तार पर सहम कर हातिब को देखने लगी, जिसकी आंखों से शदीद किस्म की बेचैनी टपक रही थी। अमायमा, मैं। इससे पहले वो कुछ कहता, अमायमा ने एड़ियों के बल उठे अपने बाजू उसकी मजबूत शानों के गिर्द हिसार कर खुद को उसकी दस्तरस में अपनी मर्जी से ला ठहराया। लेकिन अमायमा की ये गुलाब सी नरमी और इस्तेहकाक लौटाती मर्जी बहुत संगीन साबित हुई, क्योंकि हातिब ने इसे बाजुओं में भरकर वैसे ही महसूस करता उठाए, उसकी सांसों पर गिरफ्त सख्त से सख्त सख्त करते ले जाकर मैट्रेस पर लेटाते खुद को इससे इंच भी दूर न होने दिया। वो कुछ ही देर में मज़ाहमत पर मजबूर हुई। उसकी सांस फूल चुकी थी। हातिब, बस प्लीज। आंखों में नमी लिए इसने हातिब के जज्बात जगाए रहम की दरख्वास्त की। ज्यादा हर्ट नहीं करूंगा मेरी जान, आई एम गुड हस्बैंड। हातिब ने उसकी मज़ाहमत को अपने सीने जमे हाथों को पकड़कर मैट्रेस से लगाते इस बार भी अपना वजन इस पर मुसल्लत करने के बजाय मायमा को पकड़कर होठ पर मुंतकिल किया, जो हफीफ से दर्द पर कराही। मुझे पता है ये बहुत गैर मुनासिब हरकत है मेरी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही पागल हूँ। अमायमा ने खौफजदा होते हिचकी ली, जबकि उसका दिमाग तो हातिब की अगली हरकत ने माफ किया। जब अमायमा को अपनी शर्ट कांधे से सिरकती महसूस हुई, वो यूं थी कि बोलना चाहती थी, पर ना तो हिम्मत बाकी रही, ना ही हातिब ने इसे इस बेवक्त नजदीकियों के लिए वार्न किया था कि वो समझ पाती कि उसके साथ क्या हो गया है। रोशाने, इज टू रूड गर्ल, आई एम वेटिंग। वो जो कितनी देर से सदमे में थी, दस्तक के साथ पारस की आवाज पर जल्दी से हड़बड़ा कर उठी। आ रही हूँ पारस। सुन हल को गला फाड़ कर काम लाते जवाब दिया, जिस पर पारस ने सर हिलाते खुद को बहला लिया। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा आईने को अपनी वजाहत से आग लगाने की कोशिश में था। रोशाने ने जल्दी से चेंज करना शुरू किया।
शर्ट उतार कर जब इस 2 स्ट्रिप्स वाली शर्ट को अपने सामने किया तो खुद से शर्म आई कि ये पहनकर वो क्या छुपा पाएगी भला। रुखसार अलग आग की तरह तप रहे थे। रोशाने ने वो बैग खोला तो अंदर इसी शर्ट के साथ की सिल्क इनर पार्ट्स थे। दिल चाहा बैठ कर रोए। खैर वो जैसे तैसे वो शर्ट पहनकर रेडी हुई, बालों को इन स्ट्रिप्स पर फैलाए खुद को कवर करने की कामयाब कोशिश की। ही के अचानक पेट में होते शदीद दर्द पर वो सलीब के साथ जा लगी। दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद बैक पेन ने असर कर दिया हो। प्लीज अल्लाह जी, मुझे ऐसे नहीं मरना। आई एम नॉट रेडी। मैं जानती हूँ ये बहुत बुरी बात है, लेकिन क्या करूँ, आप खुद देखें, मेरी पूरी बॉडी कांप रही है। ऐसे में इनके सामने कैसे जाऊं। आईने की तरफ पलट कर खुद के पीले पड़ते चेहरे को देखा। तभी इसे दर्द जब बढ़ता महसूस हुआ तो उसने इस दर्द की वजह का जायजा लिया, और सच में बैक पेन के ऐन वक्त पर काम दिखाने पर रुशाने ने खुशी से चीख दे मारी। पारस जो अपनी बाजू मरोड़ मरोड़ कर अपने मसल्स देख रहा था, घबराकर डोर तक आया। हे आर यू ओके, तुम चीही क्यों। पारस ने डोर पर हल्की सी दस्तक दी तो रुशाने जो अंदर लुड्डी डाल रही थी, खुशी झटक कर होश में आई। यस यस आई एम ओके, सुपर ओके। दरअसल एक काकरोच देख लिया पर मैंने इसे भगा दिया, बस आ रही हूँ। पारस को तसल्ली दिए वो जल्दी से इसी ड्रेसिंग के ड्राज खोल कर कुछ ढूंढने लगी। पता नहीं क्यों इसे उम्मीद थी जैसे पारस ने यहाँ लेडीज की जरूरत की हर चीज जरूर रखी होगी। वॉशरूम की दाईं तरफ ड्रेसिंग रूम था। रुशाने जल्दी से वहां भागी तो वहां इसी ब्लैक जैसे कुछ ड्रेस थे, जबकि बाकी रुशाने के लिए दूसरे कैजुअल वेयर्स के साथ गर्म शर्ट्स और पजामे भी थे। इसी उम्मीद पर इसने नीचे के ड्रास खोले तो वहां रखी हर लेडीज चीज देखकर रुशाने के गाल खुशी से तमतमा गए। जल्दी से मतलूबा चीजें उठाई और वो ब्लैक नाइटी उतारने के साथ अपने आप को कंफर्टेबल करे इसने एक सॉफ्ट पजामा और ढीली सी शर्ट पिक की और पहना। बालों को जरा लपेट कर मैसी बन बनाकर वापस बाहर आई। अपने पेट पर हाथ रखे आईने में फतमंदाना निकाल डाले। एक बार फिर हंसी, लेकिन फिर पारस की एक्साइटमेंट का सोचे उदास हो गई। आई नो आपका मोए मोए हो गया, लेकिन मैं इस कमीनी खुशी का क्या करूं जो मुझे ये 7 दिन की अयाशी और हस्बैंड टाइप प्रेशर से आज़ादी पर हो रही है। उफ उफ बस कर। रोशाने जाकर कैसे बताएगी ये सोच। खुद तो रिलैक्स हो गई, लेकिन अब पारस की फिक्र सता रही थी। हर 2 मिनट मजीद खुद को बाहर जाने के लिए रेडी किए वो जरा पीछे होकर खुद को देखने लगी। ब्लैक पजामा टाइट था, जबकि ब्लैक शर्ट पर हल्के हल्के पीले और गुलाबी फूल बहुत क्यूट लग रहे थे। रोशाने ने लिप ग्लोज उठाकर हल्का सा अपने लिप्स पर लगाए। वहीं रखी लेडीज परफ्यूम का बस एक स्प्रे किया और गहरा सांस भरे वो डोर की तरफ बढ़ी। डोर नाप घुमाकर दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की देर थी कि शर्टलेस पारस को स्ट्रेच बाजू करके विंडो की तरफ खड़ा देखे। रोशाने उसकी बैक थाई मसल्स पर ही थम गई। बेइरादा हाथ गर्दन पर जा सहलाया। वो पलटा तो रुशाने को अपने दिए ड्रेस में ना देखते लम्हा लगा माथे पर त्योड़ियां आई। ऊपर से रुशाने के बंदे बाल भी पारस का ताप जगा गए। वो चलता हुआ रुशाने की तरफ आया और इस बीच वो जहां खड़ी थी वहीं दोषी महसूस हो रही थी। रुशाने के शाइनी लिप्स से निगाह भटकाए पारस ने उसकी ठहरी काली आंखों में तीर नजर गाड़ी। तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहना। पारस के हाथ ने उसकी पेट से शर्ट मुट्ठी में भरते अपनी तरफ खींचकर स्पाट होते सवाल किया। वो ड्रेस मैं 7 डेज बाद पहनूंगी, अभी पॉसिबल नहीं है। रुशाने ने उसके चेहरे से बमुश्किल निगाह चुराते जेर की, जहाँ पारस की गर्दन से नीचे सीने तक आते आंखें सख्ती से मीच ली। पारस ने 7 डेज पर उसकी थोड़ी पकड़कर ऊपर की। 7 डेज किस लिए। पारस के इस्तफसार पर रुशाने के चेहरे पर हजारों रंग रिंगे। इस लेडी सीक्रेट हॉलीडेज। रुशाने ने हिचकिचाते हुए जब ये बताया तब भी पारस समझ ना सका। तभी वो अपनी थोड़ी से हाथ उसका हटाए जल्दी से बाजू उसकी गर्दन में हमायल करे कान में झुककर अपना मसला कह गई। पारस के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी, दोनों बाजू उसकी तरफ बांध लिए। इट्स गुड फॉर यू, वरना तुम्हारी हालत देखकर मुझे तशवीश हो रही थी। कुछ चाहिए मेरी जान। पारस ने उसकी ज़िनी कमर पर जैसे हाथ फेरा, रुशाने उसके गले लगी धीमा सा मुस्कुरा दी। नो, सब अवेलेबल था, थैंक यू। वह दबा शर्मीला सा बोली। कुछ खाओगी, पेन है, बताओ मुझे, मैं अभी ला कर देता हूँ। उसके सर को सहलाए पारस ने इसे जरा सामने लाया, जो नजरें उठाने को मुहाल जानने के बावजूद पारस को देख रही थी कि बस चले अपनी जान हथेली पर रखकर उससे थमा दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आर यू ओके विद दैट पारस। आई नो आपकी चाहत बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन सच कहूँ मुझे रिलैक्सेशन मिली है। मैं वाकई बहुत ज्यादा नर्वस थी। हनूज ठहर ठहर कर घबराते सवाल किया, जबकि पारस ने उसकी हथेली पकड़कर इस बार बस नरमी से चूमी। आई एम ओके, डोंट वरी।
پارس نے اس کی گال چومتے بے فکر کیا اور خود کاؤچ کی طرف بڑھ کر اپنی شرٹ اٹھائی. اس کے بنا رہ سکتے ہیں آپ میرے پاس. پارس کے ہاتھ سے اس کی شرٹ لے کر واپس رکھتے وہ اس کے حصار میں آ گئی. لیکن تم بہک گئی تو. پارس نے آنکھ ونک کرتے اپنے حسن سے ڈرایا. آئی ایم سپر کانفیڈنٹ لیڈی. سارا کڑا کر روشانے نے اپنے آپ کی تعریف کی، جبکہ پارس اچھے سے سمجھ رہا تھا یہ سہمی چڑیا میں بہادری اچانک کیسے آ گئی. ڈو یو لائک مائی فزیکل اپیئرنس؟ روشانے اس کے سوال پر فوراً سے سر ہلا گئی. آئی لو دس. اپنے ہاتھ پارس کے چوڑے کاندھے پر پھیرے، وہ سینے تک لائی. پارس نے اس کے ہاتھ پکڑ کر ہٹائے اور اپنے سر کے پیچھے باندھے. بٹ آئی لو یو. پارس کی بڑھتی گرفت اور قربت پر روشانے نے کوئی اعتراض نہ کیا. وہ ہر طرح کے چھونے میں جیسے سیف قسم کا رد و بدل لے آیا. روشانے کو اس پر جی بھر کر پیار آیا. وہ اتنا سیف خود کو اور خود کے جذبات کو کر چکا تھا کہ روشانے ساری رات اس کی باہوں میں رہتی تب بھی دونوں کے بہکنے کا کوئی چانس نہ تھا. I love you too پارس. روشانے اس کی سانسوں میں سانس بھرتی مسکرائی. پارس نے اس کے ماتھے کو چوما اور بازوؤں میں بھرے جا کر میڈم کو آہستگی سے میٹرس پر لیٹاتے اس کا سر تکیے پر رکھا اور خود بھی ساتھ ہی لحاف سائڈ کرے لیٹا. روشانے نے اس کے لیٹتے ہی آگے سے رکھ کر اس کی بازو پر سر رکھا اور ہاتھ پارس کے پیٹ پر پھیرتی شرارت سے بھرا ہنسی. آپ سچ میں ڈریم ہسبینڈ ہے پارس. میں آپ کے ہر روپ کی دیوانی ہو گئی. آپ نے میڈیسن لے لی؟ وہ آخری سوال پر ذرا اٹھ کر اس پر جھکی. ہاں پوری 17، کیونکہ مجھے آلریڈی خود سے تمہارے لیے ڈر لگ رہا تھا. تم مجھے کہہ سکتی ہو ہمیشہ، جب تک خود مجھے قریب نہ چاہو آنے مت دینا. میں ہی تمہیں کہہ رہا ہوں، اوکے؟ پارس کے اس کے چہرے کو تک کر سمجھانے پر وہ روحانسی ہوئی. اب دکھ ہوا کہ کاش وہ پارس کو مل جاتی. اوکے، بہت مشکل سے بول سکی. آواز آنسوؤں کی آمیزش میں ڈوبی. آپ میرے بیلی بٹن سے کھیلنا بند کرو تاکہ تمہیں بھی نیند آئے اور مجھے بھی. پارس نے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر سے ہٹا کر اپنے چہرے سے لگایا، جبکہ روشانے حفیظ سا ہنس کر سر ہلاتی اپنا ہاتھ اس کی گردن تک سرکا کر چہرہ پارس کی گردن میں چھپا گئی. مجھے کسی نیکی پر ہی آپ ملے ہیں پارس. میں آپ کو ہر جہاں کے لیے اللہ سے مانگتی رہوں گی. گردن سے کان تک اس نے اپنے ہونٹوں کی نرمی بکھیری، جبکہ پارس نے گردن اس کی طرف گھما کر مسکرا کر دیکھا. میں بھی. تم میں اتنے رنگ ہیں جتنے ابھی تک دنیا میں تسخیر بھی نہیں ہوئے. آج میں نے تمہاری بگڑی کیفیت بہت انجوائے کی ہے. تم سچ سنور کے اتنی ہاٹ شاید نہ لگو جتنی یوں میری قربت سے گھبرا کر لگی. او مائی گاڈ، یو آر ایوری تھنگ فار می گرل. میں تمہارے ساتھ کو جیتا ہوں. میں تمہیں جیتا ہوں. میں خود کو دھیرے دھیرے رفو ہوتا محسوس کرتا ہوں. تم عام لڑکی نہیں ہو. تم میں نشاط کا پورا جہاں قید ہے اور یہ صرف میرے لیے یہاں ہوتا ہے، اپنے دروازے کھولتا ہے. ایک ایک حرف میں تشنگی کے ساتھ ساتھ ایک قرار تھا جو پارس اس کے اندر اتار رہا تھا. وہ خود کو بہت لکی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ پارس اس کی نیڈز نہ صرف سمجھتا تھا بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر پوری کرتا تھا. جب تم بولنا، سانس لینا اور ہلنا بھی بھول گئی تھی میرے قریب، میں خود کو بھول گیا. وہ لمحہ ایسا تھا کہ دل چاہا تمہیں اپنی نس نس میں اتار لوں. تم میرے لیے ہمیشہ ایسی ہی رہنا روشانے، بھلے اس کے لیے تم کبھی مجھے قریب آنے نہ دو. میں نے تمہیں حاصل کر لینے کی خوشی سے بہت بڑھ کر دور رہ کر ہی آج فیل کی. یہ قوت ہر عورت میں نہیں ہوتی. یو آر سو اسپیشل. وہ اس لمحہ کچھ بولنے کی کوشش کرتی تو یقیناً رو پڑتی، کیونکہ پارس نے اس کے دل کا ہر جذبہ ابار دیا تھا. اس وقت وہ اس پر جان تک فدا تھی. اس کے دل میں راحت سرایت کر رہی تھی. بس کریں پارس، میں رو دوں گی. آنکھیں خوشی کی زیادتی سے نم تھیں. آواز نکلی تو کپ کپاتی ہوئی. یہ سچ ہے روشانے. پارس نے اس کی گال تک سرکتی آنسو کی لکیر کو انگوٹھے کی پوڑ رب کرے مٹایا. آئی نو. جلدی سے مسکرانے کی کوشش کی. پارس نے اسے کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا اور اس کے ہونٹوں کی سلوٹیں خمار آلود نگاہوں سے دیکھی. وہ اس کی نظروں کے مفہوم پر بلش کی. آنکھیں بند کرو ورنہ برداشت کرتے کرتے میرا دل بند ہو جائے گا. یو لک سو کیوٹ رائٹ ناؤ. پارس کے بوکھلانے پر وہ ہنس کر جلدی سے آنکھیں مچ گئی. پارس نے اپنے ہونٹوں پر زباں پھیرتے خود بھی آنکھیں بند کر لیں، اور یہ سچ تھا اس لڑکی کی قربت میں آیا آرام اسے انسومیا سے نجات دینے میں معاون ثابت ہونے لگا تھا. بے وقت مائمہ کو اپنے جسم و روح کا ہمراز بنائے، اسے اپنی روح کے رفو گر کا مرتبہ بخشے. وہ منہ اندھیرے اس کے پہلو سے آزاد ہوئے، اسے اپنی قربت، مہک اور گرفت سے رہائی دے کر جا چکا تھا. کیونکہ بڑے بھائی کا فرض محبوب کے چہرے پر کاملیت اور وصل کی رعنائیوں کو دیکھنے سے قدرے اہم محسوس ہو رہا تھا. کیونکہ حاتم مقدام کے نزدیک مہکتے تڑپتے اصول ٹوٹ جائیں برا نہیں، لیکن مقرر فرض قضا ہو جائیں تو تلافی نہیں ہوا کرتی. نیند کا گداز دامن جھٹکے وہ جسم و جان میں اترتے نشاط سے باہر نکلی تو دھیرے دھیرے سوئے حواس جاگنے لگے.
इसे अब तक अपना आप हातिफ में जज्ब महसूस हुआ। ये इनकी नज़दीकियों की संगीनी के नताइज थे। वो बेवक्त बहका था और अमायमा ने इसे खुद की जाने माने से हरगिज न रोका। वो मेरे आसपास ना हो अभी, प्लीज अल्लाह जी। वो आंखें खोलने पर डर रही थी। धीरे से आंखें खोली तो मरमरी हाथ अपने पास मैट्रेस की धीमी सलवटों पर फेरने पर नर्म गुलाबों का बुके और साथ एक शॉपिंग बैग महसूस हुआ। सोई आंखें जल्दी से खुली। कमरे में हातिफ की परफ्यूम तो बिखरी थी पर वो कहीं नहीं था। सच शुक्र, वरना मायमा की इस रूप का शदाई हो जाता जो मंजरों में अपनी मुलायमत और खूबसूरती से अमृत घोल रही थी। वो गुलाबी फूल लग रही थी जिसे उसके बागबान ने जी भर राज तहसीन पेश किया था। अमायमा ने फूल उठाकर उनकी रूह मुअत्तर करती खुशबू सूंघी। रग रग में गुली हातिब की खुशबू गुलाब के फूलों में घुलने लगी तो जिस्मों जहां पर सरूर तारी होने लगा। फिर इसके साथ लगा कार्ड उठाकर अपनी नींदों गुर्बत के हुमार से हटी ब्राउन आंखों के सामने किया। कल की रात, ओह मायमा, मुझे शक है मैं किसी परेशान से परी समेत चुरा लाया था। ये रात मेरे वजूद में अरसे दराज से पहली रात को मुनव्वर करने आई थी, जल्दी आग को बुझाने आई थी, मुझे पूरा करने आई थी। मैं तुम्हें अब कभी खुद से दूर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बाय द वे, मेरी शर्त तुम पर बहुत सूट कर रही थी। मेरी फ्लाइट थी, तुम्हें जगाया इसलिए नहीं कि तुम जाग जाती तो मैं तुमसे दूर ना जा पाता। आहिल को मेरी ज़रूरत थी। ये फूल तुम्हारी हर उस कोशिश के नाम जो तुमने मुझे सुकून पहुंचाने की खातिर की। मैं वापस आकर सबसे पहले तुम्हें देखना चाहूँगा, इस ड्रेस में जो फूलों के साथ मैट्रेस पर पड़ा है। पहले वो खुद जानलेवा बना, अब अपने पीछे अपनी तरह अपने धड़कते लफ्ज़ छोड़ गया। अमायमा के दिल की धड़कनें अपनी डगर बुलाने लगी। आई लव यू आहिर पर रूह से लाती सत्र थी जो अमायमा को मुस्कुराहट बख्श गई। वो उठ बैठी, हातिब की ब्लैक शर्ट में मुकम्मल डूबी हुई इस कार्ड को अपने होंठों से चूमा। आई लव यू टू। फिर इन फूलों को वापस उठाकर सूंघा। वो कोई मार्केट से लाया बुके नहीं था, बल्कि हातिब ने अपने लॉन एरिया में अपने हाथों जो प्योर गुलाब लगाया था। ये सब गुलाब की टहनियां वहीं से तोड़ कर रख गया था। और ये गुलाब दूसरे फूलों जैसे पावरफुल नहीं होते। इनकी कलियां हवा के थपेड़ों से भी बिखरने लगती हैं। अमामा ने इन टूटी कलियों को संभाला और बुके अपने साइड रखे, फिर से करवट बदल कर लेटी। इसे इन फूलों की महक वैसी ही रास आई जैसे कल हातिब मुकद्दम आया। अभी अमायमा के पास सोचने को बहुत कुछ था, लेकिन इसने बस हातिब को मजीद फील करना चुना और फिर से सोने को मसरूर होते आंखें मीच ली। वो उदास और अफसुर्दा रहने लगी थी। आहिल वैसे तो काफी देर पहले कराची पहुंच चुका था, पर इसे शिजा के फिशी डोना जाने का वेट था ताकि वो उसे घर के बजाय वहीं जाकर मिले। आयशा और बालाज के लिए शिजा की चुपकी सी रूह छलनी करते नश्तर सी थी, पर वो लोग बेबस थे क्योंकि अब शिजा की खुशियां उसके मुकद्दर से जुड़ी थी और मुकद्दर की खबर इन दो को नहीं थी। वो फिशी डोना आ चुकी थी, मैरून कलर की शॉर्ट कुर्ती प्लाजो के साथ, वैसा ही दुपट्टा अपने बाएं कंधे पर फैलाए, हील्स पहने, कर्ल बालों को पोनी में मुकीद सॉफ्ट मेकअप लुक के संग आज के ऑनलाइन ऑर्डर्स देख रही थी। तभी रेहान इसे बाहर से अंदर आता दिखाई दिया। आपसे मिलने कोई आया है शिजा आपी? शिजा के लैपटॉप की पैड पर चलते हाथ थमे। दिल की धड़कन शोर बनकर कानों में सुनाई दी। कौन आया है? आहिल नहीं हो सकते, मुझे यकीन है। बेकली लिए वो आने वाले के बारे मुतजस्सिस आखिरी जुमला घुटन बनाकर दिल में गोट गई। रेहान की मुस्कुराहट गहरी और दिलचस्प हुई। ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट में नक्सक तैयार, हाथ में बड़ा सा फूल लेकर कोई हैंडसम तुर्की पलट लोंडा आया है। कह रहा है फूलों की देश की एक रानी रहती है इधर। शिजा बालाज, उसे सच में दिल देने आया हूँ। समात में ये सुनते ही खुशबू सुनाई दी और इस लड़की के पूरे दर्द करते वजूद में एक मरहम उतरता चला गया। तो क्या वो सच में आ गया था इसे बताने कि वो तलाक के बावजूद भी खुशनुमा महबूब है? शिजा ने लैपटॉप वहीं छोड़ा, बाहर दौड़ी। आज वो बहुत जल्दी आ गई थी तो बिना भरपूर सुबह कराची में फूटी थी, ना ही फिशी डोना में कोई कस्टमर था। वो तेजी से दरवाजा खोलती जब बाहर निकली तो आहिल ने फूल की टहनी पकड़े दो कदम उसकी तरफ बढ़कर शिजा को देखा ही यूं कि इस लड़की की आंखें भीग गई। तुमने नहीं पुकारा, लेकिन फिर भी आ गया मैं। सब वहीं से स्टार्ट होगा जहां खत्म हुआ, यहीं अलग हुए थे। वो गुड बाय याद है मुझे। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब तुम्हें आहिल मुकद्दम को गुड बाय कहना पड़े शिजा। वो दो जीने चढ़कर खड़ी थी और वो उसके सामने सर झुकाता फिर से सर उठाकर इसे देखते अपना हाथ आगे बढ़ा गया, क्योंकि जानता था वो फूल लेने से मना नहीं करेगी। थैंक यू। शिजा ने कपकपाते हाथ से इस टहनी को थामा। ना जाने वो फूल का शुक्रिया कह रही थी या आहिल के आने के लिए। वेलकम, मैं सब पहले जैसा कर दूंगा। वो मुस्कुराकर दोनों जीने फैलांग कर उसके रूबरू आया तो वो फूल से निगाहें हटाकर आहिल को ताज्जुब से तकने लगी। वो इसे अपनी तरह परेशान महसूस हुआ।
आहिल की आंखें कई घंटों की फ्लाइट के सबब और जरा नींद ना लेने पर गुलाबी माइल थीं। अब कुछ पहले जैसा नहीं रहा आहिल मुकदाम। ये मासूम नाजुक और बोली शजा नहीं, बल्कि मोहब्बत में मरी हुई तलाक याफ्ता मनहूस औरत बन चुकी है, जो अपने माँ बाप की दिल का नासूर और आपकी ताउम्र की अजियत है। अब वापस लौट जाएं, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद अब अपने जायज या नाजायज होने का पता ढूंढना रह गया है। इस लड़की का एक एक हर्फ आहिल के सीने में दबे दिल को टुकड़ों में बांटता गया, लेकिन वो जानता था क्या करना है। मेरी बीवी बन जाओ, हम मिलकर ये मामला हल करेंगे। मैं तुम्हें फिर से मासूम नाजुक और बोली ना बना दूं तो गर्दन काट देना। रही बात जायज या नाजायज होने की, मेरे नजदीक मेरी ये मोहब्बत जायज तरीन है। आहिल ने उसका चेहरा हाथों में भरा। वो आंखें अजीब लुटी हुई दिलसोज मुस्कुराहट के संग भीगी। वो ऐसे मेहरबान लम्स की उम्मीद छोड़ चुकी थी। आहिल वो उसके हाथ हटाना चाहती थी, ना हटा सकी तो गालों पर आंसू उतर आए। अभी नहीं रो, मैरी मी, देन जितना रोना है रो लेना मेरे गले लगकर। प्लीज शिजा, इनकार मत करना, मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हें किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ऐसे किसी घर में नहीं लेकर जाऊंगा जहां तुम बेसकून रहो। मैं तुम्हें अपने साथ न्यूजीलैंड ले जाऊंगा। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। प्लीज शिजा, मैं तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहो कि तुम मेरी होने पर तैयार हो। शिजा ने इनकार करना चाहा, लेकिन दिल का क्या करती, जो आहिल के अब दूर या ओझल होने पर बंद होती कैफियत में डूब रहा था। आपके बाबा, वो मिनमिनाई। अभी तुम सिर्फ मेरा ख्याल कर लो। और जा गई हो बिल्कुल शिजा। मैं तुम्हें खिला हुआ दिखना चाहता हूँ अभी। से यस। शिजा ने उसके सरार पर कुछ ना कहा, बस आंखें झुकाकर रो पड़ी। रो मत, से यस। उसके आंसुओं को पहुंचता बस एक ही जवाब का तलबगार था, यस। वो सरगोशी में बोली पर आवाज टूट गई। फाइनली, आज ही तुम्हें अपना बनाऊंगा, आई प्रॉमिस। वो इसकी होशी पर घबराई, कहीं बेकाबू होकर कुछ कर ना बैठे। तभी जल्दी से उसकी गिरफ्त में मछली तो आहिल ने इसे आजाद किया। कुछ खाया आपने? वो भीगी आंखें रगड़ती आहिल की तरफ देखते बोली, जिसने मासूमियत से नफी में गर्दन घुमाकर खुद को मिस्कीन आशिक साबित किया। शिजा हफीफ सा मुस्कुराई। आ जाएं, आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। वो भागने लगी, तभी आहिल ने उसका पीछे ही लपकते हाथ पकड़कर रोका। शिजा ने घबराकर इर्द गिर्द देखा। आई। आहिल के होंठों पर शिजा ने जल्दी से हथेली जमाई। अभी नहीं, तब जब मुझे वाकई फील हो कि यू लव मी। अभी नहीं। शिजा ने मिन्नत करते रोका और जल्दी से अपना हाथ हटाती अंदर भागी। और आहिल उसका दिल चाहा यहीं गिर पड़े। महबूब की इतनी सी अदा भी आशिक का कत्ल करने के लिए काफी हुआ करती है। ज़हे नसीब। जी जनाब, तो कल से भी आई थिंक आज बहुत ज़्यादा प्यारी और क्यूटू सी एपिसोड थी, तो यकीन अच्छी लगी होगी। बेस्ट इन बेस्ट डायलॉग ज़रूर बताइएगा, अच्छा सा रिस्पांस दीजिएगा, तो मैं अच्छी अच्छी एपिसोड दूंगी आप लोगों को। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में, जो बहुत ही मज़े की होने वाली है 52। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा सा रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा।